तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेयर सिविल इंजीनियर इज नीडेड। सिविल इंजीनियर की जरूरत कहाँ पे होती है, ये मैं आज आपको एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के सारे सीक्वेंस को समझाते हुए आपको बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड हो सके कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग को सिविल इंजीनियर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या उनका रोल होता है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी घर, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं ना, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं। पहले आपका कटिंग फिलिंग हो गया मिट्टी का, फिर जाके लेआउट वर्क होते हैं, फिर जाके फिनिशिंग के लिए ब्रिक वर्क, बहुत सारे काम है, वो सारे चीज होते हैं। होते हुए आपके पास वो पूरा फिनिशिंग का आइटम होता है जो आपको करवाना पड़ता है, और लास्ट में आपको वो घर हैंडओवर देना पड़ता है। तो इस सीक्वेंस में मतलब मट्टी काटने से लेके एक हैंडओवर देने तक इस बीच कितना सारा स्टेप्स होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो लगभग सिविल इंजीनियर की क्यों जरूरत पड़ती है और कहां जरूरत पड़ती है, वो सारा मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, और ये सारा समझाने से आपको एक सिविल इंजीनियर का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेयर सिविल इंजीनियर इज नीडेड। तो सबसे पहला बात है सर्वेइंग का। कोई भी काम आप चालू करोगे ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप चालू करोगे, तो साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सर्वेइंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके लिए सर्वेयर लगेगा, सिविल इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, साइट इन्वेस्टिगेशन हो गया, इसके लिए आपको साइट सिलेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद सर्वेइंग वर्क आ जाएगा। सर्वेइंग वर्क जैसे आपका कंप्लीट होगा ना, आपकी जब मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ ये चीज यहां होने वाला है, ये चीज यहां होने वाला है, ब्लॉक का लेआउट कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके हमारी होती है कटिंग एंड फिलिंग। कटिंग करेंगे, फाउंडेशन को कास्टिंग करेंगे, फिर फिलिंग करेंगे, ये सब काम चालू होता है। और फिर फाइनल स्टेज सर्वेइंग में हमारा आता है ये लेवलिंग का। हम लोग को सारा मिट्टी प्रॉपर लेवल कर देना होगा, जहां तक हम लोग को पूरा फिक्स चाहिए मिट्टी। ठीक है, जहां पे हमारा एकदम हार्ड लेवल रहने वाला है। तो ये पार्ट आ गया सर्वेइंग। यहां पे भी हमें सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है ना। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा आर्किटेक्चरल प्लानिंग। प्लानिंग की बात आए और वहां पे सिविल इंजीनियर की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लानिंग सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि कुछ भी करना है ना, अगर हम लोग बाजार भी जाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, कुछ मार्केटिंग से खरीदने जाते हैं तो प्लानिंग करते हैं। तो घर बनाएंगे और उसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो घर बनाने के लिए हम लोग को फ्लोर प्लान करना पड़ता है, कितने फ्लोर बनाने हैं, फ्लोर में कौन सा रूम कितना साइज का होगा, कितना नहीं होगा, उसके अंदर का इंटीरियर का जो डिजाइन होगा वो कैसा होगा, उसका 3D एलिवेशन कैसा होगा। उसके बाद उसको हम लोग 3D एनिमेशन टाइप करके दिखाते हैं अपने क्लाइंट को कि हाँ आपका घर ऐसा बनने वाला है। तो ये सारे आर्किटेक्चरल प्लानिंग करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे हो गया ऑटोकैड, जैसे हो गया रेविट आर्किटेक्चर, जैसे हो गया 3D मैक्स, और जैसे हो गया स्केचअप। ये सब अगर आप कर लोगे तो आप अपना घर का खुद से ही आप प्लान बना सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, साथ में आप 3D बनवा सकते हो, उसके इंटीरियर डिजाइन को करवा सकते हो, उसके बाद अपने घर का एक वॉक थ्रू बनवा सकते हो। मतलब एक आदमी को ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में जब घुस रहे हो ना, तो उसका घर उसको देखने में कैसे मिलेगा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिविल गुरुजी आपको सिखाता है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि सिविल गुरुजी का जो कोर्स है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, उसको मोस्ट अफोर्डेबल क्यों कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि घर बनाने के लिए जब सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है ना, उस वक्त जो जो चीज का काम है, जो जो चीज हम लोग को जो जो स्किल चाहिए, वो सारे स्किल वहां पे सिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्ट में ये सारा स्किल आपको वहां पे सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का पार्ट। देखो, आर्किटेक्चरली तो आप अपने घर को बना लिए, दिखने में कैसा होने वाला ये आप समझ लिए, लेकिन आपको तो उसे सेव करना होगा ना, उसे सेव करना होगा, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे जिससे वो घर गिर सकता है। तो लोड कैलकुलेशन करके उस घर को स्ट्रक्चरली हमें सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हमारे सिविल इंजीनियरिंग से एक और ऊपर लेवल का हो जाता है। इसके लिए आपको एमटेक की जरूरत पड़ती है, तभी जाके आप एक सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर कहलाते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें लोड कैलकुलेशन करना होगा, एनालिसिस करना होगा, डिजाइन रिजल्ट्स हम लोग को चेक आउटपुट करने होंगे, उसके बाद उसको हम लोग को ड्राफ्टिंग करना होगा ऑटोकैड में। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग का क्या क्या रोल है। पहले तो उसे सेव करना है, फिर उसको सिक्योर करना है, साथ में हमको इकोनॉमिकल भी करना है उसको। तो ये सारा रोल एक तरीके से देखा जाए तो सिविल इंजीनियर का है। इसके बाद पार्ट आता है हमारा बजटिंग का। तो बजटिंग कौन करेगा भाई, हम सिविल इंजीनियर ही करेंगे इसको। कैसे, देखो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो तो उसका बजटिंग करना ही है आपको, उसका एस्टिमेशन आपको निकालना ही होगा कि भैया मेरा खर्च कितना होने वाला है।
आपके पास आपकी पॉकेट में मान लीजिए 5 लाख रुपया है, लेकिन आप उस घर को बनाने के लिए आपका 6 लाख 7 लाख खर्चा होने वाला है, तो आप घर चालू कर दोगे और आपके पास मीन टाइम आपके पास वो पैसा अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आपका काम अधूरा रह सकता है। इसलिए लोगों को एस्टिमेशन करना चाहिए, बजटिंग करके देखना चाहिए कि हमारा घर में जो मेरा खर्च आने वाला है वो उतना कॉस्ट मेरे पास है कि नहीं, उतनी कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। और जैसे ही आपका एस्टिमेशन बन जाता है तो उससे आप रेट को फाइनलाइज करके आप बीओक्यू बना सकते हो अपने उस बजटिंग का, जिसे बोलते हैं हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ भी हमें सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद पार्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का। अब देखो एस्टिमेशन सारा तो हो चुका, ठीक है, अब उस काम को तो किसी को देना होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास आके काम करेगा तो उनको कॉन्ट्रैक्ट देना हुआ। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बहुत सारे अग्रीमेंट्स हो गए जो म्यूचुअली क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में रहेंगे, एक दूसरे को मानने पड़ेंगे, उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। तो अग्रीमेंट भी बनेगा, उसके बाद टेंडर फाइनलाइज होगा कि टेंडर किसको देना है किसको नहीं देना है, उसके भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सारा पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन में, और इसको कौन करता है? सिविल इंजीनियर। फिर उसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन वर्क की। तो एग्जीक्यूशन वर्क में क्या क्या पार्ट आता है? देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट क्या है, जो काम आप करवाना चाहते हो ना उसका रेट फाइनलाइज आपको कर लेना होगा कि हाँ इतना में मेरा ये काम होने वाला है। उसके बाद क्वांटिटी सर्वे कर लेना होगा, जो प्रोजेक्ट आप करने वाले हो उसमें आपका सारा चीज कितना लगने वाला है, सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है, स्टोन चिप्स कितना लगने वाला है, टाइल्स कितना लगने वाला है, मार्बल कितना। अगर आपको क्वांटिटी पता नहीं है तो उस काम को आप फिनिश कभी नहीं करवा पाओगे। उसके बाद आपको जब क्वांटिटी आपका फाइनलाइज हो गया ना, उसके बाद आप मटेरियल परचेज करोगे, आप जाओगे मार्केट में, उसको खरीदोगे, जब खरीद के मटेरियल परचेज करके साइट पे आ जाएगा तब उससे हम लोग साइट एग्जीक्यूशन करवाएंगे। और ये चारों ही में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे सिविल इंजीनियर का। फिर इस साइट एग्जीक्यूशन पार्ट में हमारा आता है लेआउट वर्क, चाहे वो लेआउट हो हमारा फाउंडेशन का, चाहे वो हमारा कॉलम का, चाहे वो बीम का, स्लैब का, किसी भी चीज का लेआउट करना, ब्रिक वर्क का हो गया, टाइल्स का हो गया, किसी भी चीज का, इसके लिए भी सिविल इंजीनियर लगते हैं हमारे। फिर हो गया बीबीएस वर्क, मतलब जो स्टील आप प्रोवाइड करोगे अपने फुटिंग में, कॉलम में, बीम में, स्लैब में, उसका कटिंग लेंथ निकालना ताकि वो ज्यादा वेस्टेज ना हो जाए, तो इसको भी करेगा हमारा सिविल इंजीनियर। उसके बाद क्वालिटी चेक करना पड़ता है, और ये क्वालिटी चेक कौन करेगा? सिविल इंजीनियर। उसके बाद डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग को बनाने पड़ते हैं, पर डे का जो प्रोग्रेस होता है ना वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कितना मेरा लगा और कितना मेरा प्रॉफिट हुआ। ये सारा आपका डे के एंड में निकल जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसके बाद बात आती है जब बिलिंग वर्क की, जब हमारा काम चालू होने लगेगा ना तब फिर हम लोग को बिलिंग करना पड़ेगा कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन के साथ हमने कितने रुपए का बिल किया, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो, और क्लाइंट इसको चेक करेगा और फाइनलाइज करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद बात आती है रिकंसिलेशन की। इसमें देखा जाता है कि जो आप बजटिंग किए थे उससे कहीं इसमें ज्यादा तो खर्च नहीं हो रहा है, कोई सीमेंट बहुत ज्यादा आपका वेस्ट तो नहीं हो गया है, ये सारा रिकंसिलेशन पार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे ऑडिटिंग में आपका पता चल जाएगा कि कौन सा चीज आपका ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। ये रिकंसिलेशन बहुत से कंपनी में क्वार्टरली किया जाता है और बहुत से कंपनी में हाफ ईयरली किया जाता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इसके बाद आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए प्राइस एक्सकेलेशन का, मतलब टाइम टू टाइम हो सकता है कि मटेरियल का जो रेट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम लोग बजटिंग किए थे उस वक्त हम लोग का जो रेट फाइनलाइज किए थे मार्केट वैल्यू को देख के, उस वक्त हो सकता है कोई और रेट है, लेकिन जब काम करवा रहे हैं हो सकता है कुछ डिले हुआ 2 साल 3 साल, फिर जाके क्या हुआ कि मटेरियल का रेट जो है वो बढ़ गया। इस वजह से ये सारा नॉलेज भी होना चाहिए हमारे प्राइस एक्सकेलेशन का कि इसको कैसे हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सारा पार्ट है हमारे सिविल इंजीनियर का, तो ये सब जगह आपको काम लगेगा सिविल इंजीनियर का। तो ओवरऑल प्लानिंग और शेड्यूलिंग का सारा जो किस्सा होता है, सारा जो स्किल है वो आपको सिविल गुरुजी के पास सिखाया जाएगा। ये जो साइट इंजीनियर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर तक का जो सफर होता है, इसके बीच जो आपको स्किल चाहिए होती है वो स्किल जैसे स्ट्रैटेजी हो गई, आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि किस काम को कैसे सबमिट करे, कैसे ऑर्गेनाइज करे कि वो काम जल्दी से जल्दी आपका एग्जीक्यूट हो सके। एग्जीक्यूशन पार्ट तो है ही, फिर एनालिसिस करना, डेवलपमेंट करना और मेजर करना, सारे काम को कैसे डेवलप करवाना है, उसको अगर टाइम पे खत्म करवाना है तो इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। और ये सारा चीज जो है ना ये आपके मन में जहन में तभी आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस है और वो स्किल है जो एक सिविल इंजीनियर के पास होना चाहिए, तभी जाके आप साइट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर तक का सफर बहुत जल्दी तय कर पाओगे उस स्किल के साथ जो आपको सिविल गुरुजी के पास मिलता है। तो ये सारे स्किल जो है ना, ये सारे स्किल आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि है सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल से हो गया या सॉफ्टवेयर से हो गया, दोनों तरफ से ही आपको स्ट्रॉन्ग किया जाता है साइट पे वर्क करने के लिए।
तो इस अफोर्डेबल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का कोर्स अब हो चुका है आपके पास। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स लेते हो तो 36,000 और गुरुजी का खजाना लेते हो तो 52,000। बाकी के जितने भी आपके क्वेरी है ना वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप काउंसलिंग खुद का करवा सकते हो, क्या सही है क्या नहीं आप बात करके, एक बार आरजू मैम से बात करके आप डिसाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लेना है, आप कॉल करके बात करके काउंसलिंग तो करवा सकते हैं कि हाँ आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। तो काउंसलिंग करवा के आप देख सकते हैं कि अभी के मार्केट में किस चीज का वैल्यू है, किस चीज का वैल्यू नहीं है, और वैल्यू है तो क्यों है, और सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों ज्यादा अभी के मार्केट में डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय टाटा जय हिंद।